हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर सीरीज़ अनऑफिशियली फिजिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा फोर्सेस और एफवीडी के बारे में। हमने देखा कितना टाइप के फोर्सेस होते हैं, हमने देखा एफवीडी क्या होता है, एफवीडी कैसे बनाते हैं। हमने ये भी देखा कि भाई फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन रखा गया था इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, क्योंकि उन्होंने फोर्स पे सबसे पहले थोड़ा ज़्यादा काम करा था। तो न्यूटन ने कुछ लॉज दिए, उन लॉज को बोला जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसने बेसिकली 3 लॉज दिए। तो आज हम वही देखेंगे आगे। फोर्स के रिलेटिव में उसने क्या लॉज दिए। भाई फोर्स की बात करते हुए उसने 3 लॉ दिए। उसमें से पहला लॉ है, और न्यूटन बोलता है कि इफ़ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो देन इट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो है तो वो बॉडी जैसे मूव कर रही है वैसे ही मूव करती रहेगी। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। अगर वो रेस्ट पे है, ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, इस सेंटेंस का ये मतलब है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अ बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन इट्स ओन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इफ़ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। मान लीजिए कोई बॉल है, वो यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, अब उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो क्या वो बॉल मूव करेगी? नहीं। उस पर फोर्स लग रहा है तो क्या वो बॉल मूव करेगी? हाँ, शायद मूव कर जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर बॉडी पे कोई फोर्स लगता है तभी वो मूव करती है, तभी उसमें कुछ एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तभी उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। अब इसको थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक लिफ्ट है, ठीक है, ऐसे वायर से कनेक्टेड रहती है। वो वायर टूट गया है तो क्या होगा? लिफ्ट फ्री फॉल में होगी, जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी। अब लिफ्ट में एक बॉक्स भी रखा हुआ है, तो इस बॉक्स पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? इस बॉक्स पे 2 फोर्सेस लगेंगे। हम ये देख चुके हैं, इसलिए इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। एक तो इसका खुद का वेट mg नीचे की साइड, और एक नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा और एक इसका खुद का वेट लगेगा। तो इस बॉक्स पे 2 फोर्स लग रहे हैं, ये हम इस डायग्राम में भी शोन है। नाउ अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हो और मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मेरे को तो आप ये बताओ कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है। मतलब कुछ तो रिएक्शन होगा, या फिर वेट इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन होगा, या वेट नॉट इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन होगा। आपने बोला ठीक है, थोड़ा सोचते हैं। आप ये लिफ्ट के बाहर बैठे हुए हो, आपने थोड़ा सोचा, आपने बोला कि अभी अभी अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ज़ीरो है तो देन इट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। तो इस बॉडी पे पहले 2 फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, वेट नीचे, हम ये देख चुके हैं। और आप बाहर बैठे हो, आप ये भी देख रहे हो कि ये बॉक्स तो भाई जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। मतलब अगर ये जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो इस बॉक्स का कुछ एक्सेलरेशन है, और इस बॉक्स का कुछ एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब इस पर कुछ नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता है तब हम बोलते हैं नेट फोर्स ज़ीरो है। अब एक्सेलरेशन है मतलब कुछ नेट फोर्स भी है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है तो मतलब कुछ नेट फोर्स भी है। अब कुछ नेट फोर्स है, इसका मतलब है वेट और नॉर्मल रिएक्शन। भाई आप यही करोगे ना, वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर नहीं है। अगर वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर होते तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते और नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, मतलब वेट इज़ नॉट इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। सही है, ये तो आपने दे दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का आपने क्या बढ़िया एप्लीकेशन करा है। अब आपका एक और दोस्त है भाई, उसने भी क्लास में आपके साथ पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और वो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है। तो वो देख रहा है लिफ्ट के अंदर बैठ के कि इस बॉक्स का एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि भाई जितना वो मूव कर रहा है उतना ही वो मूव कर रहा है। हम रिलेटिव मोशन पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो बोल रहा है एक्सेलरेशन ज़ीरो है मतलब नेट फोर्स ज़ीरो है। इसका मतलब वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। भाई वेक्टर एडिशन होगा तो कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो वो तो बोल रहा है कि वेट इज़ इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब दोनों में से कोई एक ही बात सही हो सकती है, या फिर वेट नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा या फिर वेट नॉर्मल रिएक्शन के बराबर नहीं होगा। ठीक है, एक ही बात सही हो सकती है। तो दोनों में से कौन सी बात सही है? इसके पहले मैं देखूं दोनों में से कौन सी बात सही है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसके बाद हम देखेंगे कि दोनों में सही कौन है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड आर इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ
वैलिड होता है वो इनर्शियल फ्रेम होते हैं, और जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, इसको और डिटेल मतलब हमने देख लिया है भाई, जिसमें वैलिड वो इनर्शियल फ्रेम हो गया, जिसमें वैलिड नहीं है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। ये तो ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सा इनर्शियल है कौन सा नॉन इनर्शियल है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपको वो हेल्प कर देगा, ऑल फ्रेम्स मूविंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम्स आर इनर्शियल, ठीक है। हर फ्रेम जो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव करने का मतलब या फिर रेस्ट पे है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यूनिफॉर्मली मूव करने का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन नहीं है। ये बात तो ठीक है। तो आप ये तो बताओ कि भाई कोई एक इनर्शियल फ्रेम तो दो कि इसके रिस्पेक्ट में हम देखें चीज़ों को, ठीक है। आपका इनर्शियल फ्रेम हम अभी के लिए मान के चलेंगे अर्थ है, ठीक है। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो वो इनर्शियल फ्रेम है। फॉर एग्जांपल ये बस है, मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये इनर्शियल फ्रेम हो गई। अब मान लीजिए इसका कुछ एक्सेलरेशन है तो फिर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ठीक है। तो एक ही बस इनर्शियल भी है नॉन इनर्शियल भी है। किस केस में इनर्शियल है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। किस केस में नॉन इनर्शियल है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कुछ एक्सेलरेशन है। तो आप ये बताओ इनमें से, अब देखो अगर आप वेट और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भाई आप एक्सपेरिमेंटली तो फाइंड कर सकते हो, वेट कितना है तराजू में रख के, इसी तरह नॉर्मल रिएक्शन भी आप फाइंड कर सकते हो। आपको मालूम नहीं है अभी कैसे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर आप फाइंड करोगे तो आप देखोगे कि भाई वेट इज़ नॉट इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब पहला वाला केस सही है और दूसरा वाला केस गलत है, ठीक है। अब इसको आप इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखो भाई, इनर्शियल फ्रेम इसमें से इनर्शियल फ्रेम में कौन बैठा हुआ है, ये इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसका कुछ एक्सेलरेशन नहीं है, राइट। और ये जो आपका दोस्त था, ठीक है, ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है क्योंकि इस लिफ्ट का तो कुछ एक्सेलरेशन है जो जी के बराबर है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसलिए इस फ्रेम में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, इसलिए इसने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा के जो आंसर निकाला है वो गलत आया है, राइट। यही कॉन्सेप्ट है भाई। ये इनर्शियल फ्रेम में तो इसने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा के जो आंसर निकाला है वो सही है। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो इसने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाया है वो वैलिड ही नहीं है, तो इसलिए वो गलत है आंसर। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन मेजर्ड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। मतलब नेट फोर्स जो बॉडी पे लगता है एफ नेट, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, हम भी इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो मास इंटू इनर्शियल फ्रेम वाला एक्सेलरेशन, ठीक है, वो फोर्स के बराबर होता है। भाई अब देखो 98% ऑफ द क्वेश्चन आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन से सॉल्व होंगे, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए मैकेनिक्स के फोर्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से 98% आप इससे ही सॉल्व कर लोगे। अरे बहुत ईजी है। कैसे, इसके 4 ही स्टेप आपको देखना है। चूज़ द सिस्टम। सिस्टम क्या है भाई, आपको जिसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जिस पे फोर्स फाइंड करना है। मान लीजिए इस ब्लॉक पे करना है तो ये आपका सिस्टम हो गया, इस बॉल पे करना है तो ये बॉल आपका सिस्टम हो गया। एग्जाम्पल की मदद से अभी आगे देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है लिस्ट द फोर्सेस, मतलब उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं आप लिस्ट कर दीजिए। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, वेब बनाया था कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, राइट। हमने देखा था उसमें स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है, ठीक है। तो फोर्सेस को लिस्ट कर दीजिए, लिस्ट बना लीजिए कौन कौन से लग रहे हैं। एफबीडी ड्रॉ कर दीजिए, एक बार आपको पता चलेगा कौन से फोर्स लग रहे हैं तो आप एफबीडी ड्रॉ कर सकें। ये तो हम देख चुके हैं, 75% तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। चूज़ द एक्सेस एंड राइट द इक्वेशन। भाई एक्सेस चूज़ करो और इक्वेशन लिखो। अब एक्सेस चूज़ करना क्या होता है, जब आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तो मैंने बताया था यूजली एक्स और वाई एक्सेस के अलॉन्ग आप काम करते हो, और जहाँ पर इंक्लाइंड या ऐसा कुछ केस आ जाता है, कोई ऐसा सरफेस आ जाता है तो आप परपेंडिकुलर टू द सरफेस और पैरेलल टू द सरफेस वाली बात करने लगते हो, ठीक है। ये 2 एक्सेस ले लेते हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस और पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। तो चूज़ द एक्सेस, तो एक्सेस चूज़ करना तो आपको आइडिया है ही। और राइट द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लिखोगे, आपने अभी क्या पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यही वाली इक्वेशन लिखना है आपको। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही वाली इक्वेशन लिखोगे आप, ठीक है। तो ये इक्वेशन लिख दो और बस जैसे ही आप लिखोगे आपका आंसर आ जाना है। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे एग्जांपल की मदद से, हमने जो एग्जांपल देखा था एफबीडी के लिए वही बना लेते हैं क्योंकि वो आपको समझाने में भी आसान भी होगा, ठीक है, और जल्दी हो जाएगा, क्रैश कोर्स है तो। अब मान लीजिए यही आपको एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा मास दिया हुआ था। अब चूज़ द सिस्टम। सिस्टम क्या चूज़ कर लिया, सिस्टम मैंने मास चूज़ करा है, ठीक है। सेकेंड क्या है, लिस्ट द फोर्सेस। इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ध्यान से देखो आप, इस पर फोर्सेस लग रहे हैं, 3 फोर्सेस लग रहे हैं इस पर, वेट, नॉर्मल रिएक्शन और स्प्रिंग फोर्स। वेट ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। इसका एफबीडी बना लो। एफबीडी कैसे बनाओगे, वेट कहाँ लग रहा है, वेट नीचे की साइड लग रहा है,
नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऐसा हमने लग रहा है, ठीक है। ये इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में ये कैसा बनाया है ये हम डिसाइड कर चुके हैं। अब चूज़ द एक्सिस, एक्सिस क्या चूज़ करना है, एक्सिस अलॉन्ग और परपेंडिकुलर चूज़ कर लिए, ये एक्सिस मैंने चूज़ कर लिया जिस तरह मैं प्रोजेक्टाइल में करता था, ठीक है। उसी तरह मैंने ये एक्सिस भी चूज़ कर लिया। नाउ राइट द इक्वेशंस। अब इक्वेशंस कैसे लिखोगे आप, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इक्वेशंस एक बार अलॉन्ग द एक्स एक्सिस देखो आप, ठीक है, और एक बार आप अलॉन्ग द वाई एक्सिस लिखो। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कैसे लिखोगे, मतलब अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द प्लेन देख लो पहले आप। परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक नॉर्मल लग रहा है और एक एम का एक कंपोनेंट लग रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एम का एक कंपोनेंट लग रहा है, ठीक है। एम का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, और ये भाई एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा आप कर ही सकते हो, राइट। एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो एम जी कॉस थीटा कैसा होगा, एम जी कॉस थीटा होगा परपेंडिकुलर, और एम जी साइन थीटा क्या होगा, एम जी साइन थीटा होगा ये इंक्लाइंड से नीचे आता हुआ। कॉस थीटा ये आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में, मार्क्ड भी करा है मैंने ग्रीन एरो से एम जी कॉस थीटा कौन सा है, ठीक है। और एम जी साइन थीटा नीचे की साइड होगा। ये कैसे आया, ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था उससे आया है। तो हम इक्वेशन लिख देंगे एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है तो 0 है। और के एक्स माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए लिख दिया है। हमने माना है कि एक्सेलरेशन ऊपर की साइड है, ठीक है, क्योंकि के एक्स को हमने पॉजिटिव ले लिया है तो इंक्लाइंड अप हमने माना है। अगर नेगेटिव आ गया एक्सेलरेशन मतलब नीचे की साइड हो गया। तो इस तरह हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर लिया है। तो आज के लिए हम इतनी पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में लिफ्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखा था भाई, इनर्शियल नॉन इनर्शियल में डिफरेंस क्या होता है। और फिर हमने देखा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने देखी 4 स्टेप्स होती हैं, चूज द सिस्टम, लिस्ट द फोर्सेस, ड्रॉ द एफबीडी और चूज द एक्सिस एंड राइट द इक्वेशन। हमने ये भी देख लिया। 98% ऑफ क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जो थोड़े बहुत बटेंगे वो हम अगले लेक्चर में थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ लेंगे और स्यूडो फोर्स पढ़ लेंगे। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। आज का तो इतना हो गया, लेकिन अब इस पर आपको महारत हासिल करनी है क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करो भाई। ये तो मैंने एक ही एग्जांपल दिया, कुछ एग्जांपल्स में टेंशन आएगा, फिर टेंशन कैसे इक्वल लेना है, ठीक है, कहाँ पर टेंशन, वो मासलेस स्ट्रिंग का केस, मासलेस पुल का केस देखना है आपको। ये सब आपको सॉल्व करना है बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैं कितनी अच्छा आपको रिवीजन करा दूँ आपसे नहीं होगा। तो प्लीज़ गो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। अब तो टाइम भी है, एग्जाम से भी पोस्टपोन हो रहे हैं तो अभी तो टाइम भी है। तो प्लीज़ गो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थ्योरी पढ़ने से थोड़ा ही हेल्प होता है, प्रैक्टिस मतलब थ्योरी अगर आपका 20 से 30% आपको अच्छा करती है तो प्रैक्टिस आपको बाकी 70% प्रैक्टिस ही अच्छा करेगी, ठीक है। तो ये 30-70 का कॉन्सेप्ट चलता है भाई थ्योरी और प्रैक्टिस करने में, स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। आप सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।